नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, आप समझिएगा कि जो नाभिक होता है वो परमाणु के सेंटर में, केंद्र में पाया जाता है। इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती है, जिन्हें कक्षा या कोश कहते हैं। इन्हें कोश या कक्षा कहते हैं। इन कोश या कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और बात करें जो नाभिक होता है हमारा, ये इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मिलेंगे नाभिक में, और बाहर के जो कोश होंगे इनमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हुई पहले क्वेश्चन की। सेकंड प्रश्न की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या न्यूटन ने? तो न्यूट्रॉन की खोज करता थे जेम्स चैडविक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा कण है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ अक्सर गलती क्या होती है, हम पढ़ते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु में मिलते हैं, तो अल्फा कण यहाँ जवाब लगा के आ जाते हैं। लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? ये कोई स्थायी कण नहीं होता, ये एक अस्थायी कण है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो किसी भी परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बतानी है। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, पहले आप ये समझिएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो योग आता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन से यहाँ कोई मतलब नहीं होता, जिनकी संख्या 2 दे रखी है, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अगले प्रश्न पर चले, नाभिक का आकार होता है। यहाँ नाभिक के आकार की बात हो रही है कि नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻−10 मीटर, 10⁻−9 मीटर, 10⁻13 या 10⁻15? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 10⁻−10 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻−10 मीटर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे परमाणु का आकार कितना होता है। यहाँ तो नाभिक की बात हो रही है, अगर परमाणु का आकार की आपसे बात पूछी जाए तो कितना होगा? 10⁻−15 मीटर। तो परमाणु का आकार पूछे तो 10⁻−15 और नाभिक का पूछे तो 10⁻−10। अगले प्रश्न पर चले, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या एंडरसन ने? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी एंडरसन। CD एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी, तो एंडरसन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। यहाँ नाभिक की बात हो रही है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए, जो तत्व जिस परमाणु क्रमांक होता है, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है वो उसकी प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। और हाइड्रोजन हम सभी जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? तो इसकी प्रोटॉन की संख्या भी होगी 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या रदरफोर्ड के द्वारा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? तो नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर होगी, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, नाभिक में प्रोटॉन के बराबर होगी या इनमें से कोई नहीं? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या किस चीज़ के बराबर होती है? करेक्ट आंसर है इसका नाभिक में प्रोटॉन के बराबर। तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होगी वो उसमें नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसके बराबर होगी। ये अभी जस्ट इससे क्वेश्चन से पहले डिस्कस किया था हमने।
परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, या नाभिक और कक्षक दोनों में। तो इसे हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये नाभिक में पाए जाते हैं, तो नाभिक के भीतर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है आपको बताना है। 1 यूनिट ऋणावेश होता है, 1 यूनिट धनावेश होता है, 2 यूनिट ऋणावेश होते हैं, या 2 यूनिट धनावेश होता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट ऋणावेश होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हमेशा ई माइनस के साथ दर्शाते हैं। माइनस मतलब 1 यूनिट ऋणावेश। अगले क्वेश्चन पर चले तो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होगा समान, आपको बताना है। तो समस्थानिक क्या कहलाते हैं, सीधे सीधे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, परमाणु भार समान होता है लेकिन क्रमांक समान नहीं होता। ऑप्शन बी, परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन सी, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समस्थानिक किसे कहेंगे आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि समस्थानिक उसे कहेंगे जिसमें परमाणु भार तो भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो। तो परमाणु क्रमांक समान हो तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही उनका स्थान निश्चित होता है, इसलिए उनको समस्थानिक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार उनका भिन्न भिन्न हो, वो समस्थानिक कहलाएंगे। अगली बात करें, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है। अब बात आ रही है आइसोटोप की। तो आइसोटोप किसे कहेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, न्यूट्रॉन की संख्या वही हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होनी चाहिए, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो हमें बताना है इनमें से आइसोटोप किसे कहेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी प्रोटॉन की संख्या तो समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, प्रोटॉन समान होगा, उसे हम कहेंगे आइसोटोप। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। जब कभी भी कोई एक भारी नाभिक यानी बड़ा नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, या रेडियो एक्टिव विघटन। करेक्ट आंसर होगा इसका नाभिकीय विघटन। यानी नाभिकीय विघटन में क्या होता है, एक भारी नाभिक होता है, ये हल्के नाभिकों में टूटता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इसका अपोजिट होता है, 2 हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करे तो वो प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है ये हमें बताना है। नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर, या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, परमाणु बम जो विनाशकारी चीज़ें होती है ज़्यादातर वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। विनाशकारी चीज़ें नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर ही आधारित होती है। तो परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। जो सेल समूह है वो सर्व प्राचीन, बहुत पुराने प्राचीन सेल समूह चट्टानें हैं, इनकी आयु किस प्रकार से आंकी जाती है। सेल यानी चट्टानों से मतलब है यहाँ। तो चट्टानों की आयु आंकने के लिए कौन सी विधि का काम लेते हैं। पोटेशियम आर्गन विधि, कार्बन 14 विधि, रेडियम सिलिकॉन विधि, या यूरेनियम लेड विधि। चारों में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका कार्बन 14 विधि का यूज किया जाता है किसी भी पुरानी सेल चट्टान का आयु ज्ञात करने के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्वारा क्या उत्सर्जित होता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या उपयुक्त सभी। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्वारा क्या उत्सर्जित होता है, तो अल्फा किरणें भी उत्सर्जित होती है, बीटा भी होती है, गामा भी होती है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें या कण उत्सर्जित किए जाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा। अगले प्रश्न पर चले तो निम्नलिखित में से किस में ऋणावेश आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश किस में होगा, एक्स किरण में होगा, अल्फा कण पे होगा, बीटा कण पे होगा, या गामा कण पे होगा। इनमें से किस पे ऋणात्मक आवेश होता है। तो देखिए, बात करें ऋणात्मक आवेश की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा कण। तो बीटा कण पर कौन सा आवेश होता है, इस पर होता है ऋणावेश। अगले प्रश्न पर चले, नाभिकीय रिएक्टर की बात हो रही है कि निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है।
किस चीज़ को लेना जरूरी है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर? कोबाल्ट को, निकल को, जिर्कोनियम को या टंगस्टन को? कौन सा पदार्थ लिया जाता है जरूरी है, अनिवार्य है नाभिकीय रिएक्टरों में? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी जिर्कोनियम। तो जिर्कोनियम एक अभिन्न अंग या ये मान लो एक तरीके से कंपलसरी है, इसको नाभिकीय रिएक्टर में लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म कौन सा कहलाएगा? ड्रायोप्टेसिस, साइकस, पाइनस या जिंकेको? तो इनमें से एक जीवित जीवाश्म कौन सा कहलाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी जिंकेको। तो जिंकेको एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की या ऊर्जा की? क्यूरी किसकी इकाई है, किसका मात्रक है, ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेडियो धर्मिता की इकाई है। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। अगले प्रश्न की बात करें, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस अभिक्रिया से होती है? नियंत्रित संलयन के द्वारा, अनियंत्रित संलयन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा या अनियंत्रित विखंडन के द्वारा? तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से होती है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी नियंत्रित विखंडन के द्वारा। देखिए विखंडन तो होता है, लेकिन अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो वो परमाणु बम के रूप में होगा, और अगर उसको नियंत्रित कर लिया जाए तो वह नाभिकीय रिएक्टरों में काम में आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चले, तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होती है इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि नाभिकीय संलयन ऊर्जा को ताप में बदल देता है। नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, या संलयन अभिक्रिया धूप में होती है? चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी यानी संलयन, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है इनमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक विधि है जिससे हम उम्र ज्ञात करते हैं। तो किस चीज़ की उम्र ज्ञात की जाती है? ग्रहों की, जीवाश्मों की, शिशुओं की या चट्टानों की? करेक्ट आंसर है इसका जीवाश्मों की। तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। अगले प्रश्न पर चले, तो सीरा एक अति उत्तम कच्चा माल है। तो सीरा किस चीज़ में प्रयुक्त होता है आपको ये बताना है। ये कच्चे माल की तरह कहाँ उपयोग में होता है? एसिटिक अम्ल के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर अल्कोहल के लिए या यूरिया के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल के लिए। तो एसिटिक अम्ल के लिए सीरा एक कच्चे माल की तरह बहुत अच्छा काम में आता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा करते हैं? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाएगा? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा, जैव तकनीक विधि के द्वारा, जैव घड़ी विधि के द्वारा या यूरेनियम विधि के द्वारा? चारों में से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? करेक्ट आंसर है पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि से होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कलपक्कम के लिए। तो कलपक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल या गलित सोडियम? देखिए जो कलपक्कम ये नाभिकीय रिएक्टर है इसमें शीतलक के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका भारी जल, ऑप्शन बी। कलपक्कम जो रिएक्टर है इसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से? तो जो तारों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है ये किस अभिक्रिया से होती है? ऑप्शन एक में 1 और 2 है, बी में 1 2 3 है, सी में 1 और 4 है, डी में 2 और 4 है। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है तारे के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2। नाभिकीय संलयन भी होता है और गुरुत्वीय संकुचन भी होता है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। जो तारे होते हैं नाभिकीय संलयन के साथ साथ गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में या नियंत्रक के रूप में? नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जैसा कि अभी पिछले 2 क्वेश्चन पहले ही हमने पढ़ा था, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदक के रूप में। तो भारी जल का प्रयोग यानी D2O का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किस चीज पर आधारित है, किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत का, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत पर, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत पर या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में? तो ये किस चीज का निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम E बराबर mc² से भी बता सकते हैं, यानी कि आइंस्टीन समीकरण। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। जो प्रकाश विद्युत सेल होता है ये किस चीज़ को किस में परिवर्तित करेगा, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में? तो प्रकाश विद्युत सेल ऊर्जा का कन्वर्जन किस प्रकार से करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। प्रकाश विद्युत सेल होता है, ये प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कुलीज नलिका का प्रयोग, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें या गामा किरणें? कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्स किरणें। जो कुलीज नलिका होती है, कुलीज नलिका से एक्स किरणें उत्पन्न की जाती है, तो एक्स किरणें उत्पन्न करने में कुलीज नलिका का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती है? लकड़ी को, हस्ती को, मांस को या त्वचा को? एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती है? लकड़ी, हस्ती, मांस या त्वचा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हस्ती को। तभी एक्स किरणों के द्वारा ही हमारा एक्सरे लिया जाता है और उसी में हस्ती की टूट फूट वगैरह दिखाई देती है। तो हस्तियों को कभी भी पार नहीं कर सकती। अगर हस्तियों को भी पार कर जाती तो इसकी इमेज भी नहीं बनती। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? अत्यंत कम तापमान पर, उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, या सामान्य तापमान पर, या अत्यधिक ऊंचे तापमान पर? तो देखिए अति चालकता जो होती है, सुपर कंडक्टिविटी, ये किस कंडीशन पर होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य ताप पर। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, सामान्य ताप पर। तो सामान्य ताप पर अति चालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है। नव अविकृत उच्च ताप अतिचालक है। नव अविकृत उच्च ताप अतिचालक है। मिश्र धातुएं होती है, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं होती है, सिरेमिक ऑक्साइड होते हैं या अकार्बनिक बहुलक होते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सिरेमिक ऑक्साइड नव अविकृत उच्च ताप अतिचालक। अगले प्रश्न की बात करें तो डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने से रोक नहीं होने देती, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो डायोड कौन सी युक्ति है, धारा के लिए क्या काम करती है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी डायोड होता है ये एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो धारा को एक दिशा में जाने का कार्य कराएगा डायोड। अगले प्रश्न की बात करें, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। ट्रांजिस्टर में समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? एल्यूमिनियम का, ताम्र का, सिलिकॉन का या रजत का? तो ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होगा? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिलिकॉन।
तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर के निर्माण में, समविरचन मतलब निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक की तरह कौन सा धातु प्रयोग में होता है? तांबा होता है, जर्मेनियम होता है, ग्रेफाइट होता है या चांदी होती है? तो ट्रांजिस्टर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी जर्मेनियम। तो जर्मेनियम, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो चीज़ें होती है जो अर्धचालक के रूप में प्रयोग होती है सबसे ज़्यादा। दूरदर्शन में के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल होते हैं, एंटीना दुर्बल होता है, वायु संकेतों को शोषित कर लेते हैं, या पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्या कारण है कि दूरदर्शन के जो संकेत होते हैं वो निश्चित दूरी के बाद में सिग्नल सही नहीं आ पाते? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। पृथ्वी की जो सतह होती है वो वक्राकार होने के कारण संकेत सही तरीके से नहीं मिल पाते। अगले क्वेश्चन की बात करें, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, इसका क्या कारण है? तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, सिग्नलों का दुर्बल होना, दुर्बल रिसीवर एंटीना, वायु में सिग्नलों का अवशोषण या पृथ्वी की वक्रता। तो सेम पिछले वाला क्वेश्चन का ही आंसर ये है, पृथ्वी की जो सतह होती है वो वक्राकार होती है, यानी पृथ्वी की वक्रता ही इसका कारण है कि एक सामान्यतः टीवी सेट के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते विशिष्ट दूरी के बाद। अगले प्रश्न की बात करें तो रडार का उपयोग किसमें किया जाता है? रडार का उपयोग कहाँ होता है? सौर विकिरण का पता लगाने में, जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशित करने में, ग्रह को देखने के लिए, या भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी जहाज़ों में मुख्य रूप से समुद्री जहाज होते हैं, यहाँ रडार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जहाज़ों में आदि को ढूंढने के लिए और मार्ग निर्देशित करने के लिए, मार्ग पता करने के लिए रडार का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिरका क्या होता है? सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, या 25% विलयन, या 50% विलयन, या 40% विलयन। देखो होता है एसिटिक अम्ल का ही विलयन है, पर चारों में से कौन से परसेंट का विलयन होगा? 5, 25, 50, 40। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि एसिटिक अम्ल में 5% जल होता है। ठीक है, तो जल के अंदर 5% एसिटिक अम्ल होगा, सॉरी, तो जल में एसिटिक अम्ल कितना होगा? 5% होगा, तो ये होता है 5% विलयन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में, या गुर्दे की चिकित्सा में? लेजर बीम का प्रयोग कहाँ होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हो लेजर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी गुर्दे की चिकित्सा में। तो लेजर बीम का प्रयोग कहाँ होता है? गुर्दे की चिकित्सा में। ध्यान रखिएगा, आँख का यहाँ लगाकर मत आ जाना, ये गलत हो जाएगा आपका। गुर्दे की जो चिकित्सा होती है, गुर्दे का जो इलाज होता है वो लेजर बीम के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश की किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के समृद्ध समृद्धि कहलाती है। क्वेश्चन को एक बार वापस समझिएगा, सुनिएगा। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश की किरणों के व्यतिकरण से त्रिविम्ब प्रतिबिंब बनाने की जो समृद्ध समृद्धि कहलाती है, इसे क्या किस नाम से जानते हैं? प्रकाशीय फोटोग्राफी कहते हैं, एक्स किरण फोटोग्राफी कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं, या विकिरण चित्रण कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, होलोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, होलोग्राफी ही त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेजर किरणें होती है, तो लेजर किरणें कैसी होती है? केवल एक रंग की होती है, दो रंगों की होती है, 7 रंगों की होती है, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवल और केवल एक रंग की ही होती है। लेजर किरणें जो होती है वो एक रंग की ही होती है। अगले प्रश्न की बात करें, लेजर का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉन्ग एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लोकली एम्पलीफाइड सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, या फिर जो अंतिम ऑप्शन है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो। तो इन चारों ऑप्शन में से लेजर की फुल फॉर्म क्या होगी आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है?
यूरेनियम का, लोहे का, तांबे का या एल्यूमिनियम का? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं हम? यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न तापीय इंजनों यानी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है कहाँ पर काम में लिए जाते हैं? रॉकेटों में, परमाणु भट्टी में, तुषार युक्त परिस्थितियों में या अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में? निम्न तापीय इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन, इनका प्रयोग कहाँ होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉकेटों में। ध्यान दीजिएगा, रॉकेटों में जो इंजन काम में आते हैं उन्हें क्रायोजेनिक इंजन या निम्न तापीय इंजन कहते हैं। अब आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की बात कर ले तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देते हैं, क्योंकि दृश्य की कुछ अभ्यास समय लग चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। टीवी का स्विच जैसे ऑन करोगे तो आवाज़ और जो दिखाई देता है दृश्य, इन दोनों में कुछ फर्क होता है या एक साथ सुनाई देते हैं, ये ऑप्शन आपको बताना है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी दृश्य तो तुरंत प्रारंभ हो जाता है, दिखना तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो श्रव्य है, आवाज़ है, वो बाद में सुनाई देती है। कारण क्या है? क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। जो ध्वनि होती है वो कम वेग से चलती है, कम वेग से चलेगी तो वो पीछे रह जाएगी, और जो प्रकाश है वो तेज चलता है तो दिखना पहले प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो आवाज़ होती है वो बाद में सुनाई देती है। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपको जनरल साइंस से रिलेटेड है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? इसकी अगली सीरीज पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।